वेलकम टू यूनिमॉम्स। मेरा नाम हीना है एंड आई एम योर लीगल अवेयरनेस इन पॉलिटिकल साइंस एक्सपर्ट। तो पॉलिटिकल साइंस की 12th की एनसीईआरटी पार्ट 1, जिसमें बेसिकली हमें इंडियन पॉलिटिक्स डिस्कस करना है, उसके 3 चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। सो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग साथ के साथ चीज़ों को रिवाइज करते जा रहे होंगे, है ना? ठीक है। सो आज के सेशन से हम क्या करेंगे, एक नया चैप्टर जो है उसको डिस्कस करेंगे एंड ये चैप्टर आपके सीयूईटी के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आने की पॉसिबिलिटी बनती है। क्यों? क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस। ठीक है भाई, एक्सटर्नल एज इन कि इंडिया, ठीक है, और इसके बाहर के देशों के साथ, नेबरिंग कंट्रीज और अपार्ट फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज बाकी जो देश हैं उनके साथ रिलेशंस जो हैं वो कैसे हैं। अब टॉपिक जो है वो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है और क्यों पढ़ना है मैम, है ना? क्वेश्चन आता है कि मैम ठीक है, अभी तो जो है हम इंडियन पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे ना, हम तो इसमें पूरी इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे, एक्सटर्नल रिलेशंस क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है? देखो, इसको ऐसे समझो, घर में, मतलब घर में एज इन हम अपने सोसाइटी में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, जहां भी रहते हैं, आसपास हमारे पड़ोसी होते हैं, नेबर्स होते हैं, है ना? तो वहां पे हमारे लिए क्या भाई, उनके साथ हमारे रिलेशंस कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारी जो इक्वेशंस है उन पे आता है। ठीक है, तो हमेशा से बोला जाता है ना कि अपने नेबर्स के साथ कॉर्डियल रिलेशंस मेंटेन करके रखना है। ठीक है भाई, तो सिमिलरली वैसे ही हमको क्या करना है कि इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस की बात करनी है, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं या बाकी सारी कंट्रीज हैं उसके साथ। तो ये जो सेशन है ये क्या है, एक इंट्रोडक्टरी सेशन है। ठीक है, बेसिक आइडिया आपको मैं इसमें देने वाली हूँ। ठीक भाई, चलिए, तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या आपका डिस्कस करेंगे। सो टुडेज लेक्चर इंक्लूड्स इंडियाज नेबरिंग कंट्री। देखो, जो पहला टॉपिक है ना, ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बहुत बार पेपर में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई इंडिया की कितनी नेबरिंग कंट्रीज हैं। नेबरिंग कंट्रीज एज इन क्वेश्चन बनता है कि कितनी कंट्रीज के साथ इंडिया जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर अपना शेयर करती है, जो भी है। ठीक है भाई, तो वो आपको पता होना चाहिए है। एंड देन सबसे बड़ा बॉर्डर जो है वो किस कंट्री के साथ शेयर किया जाता है। इसके बाद सबसे छोटा, तो वो जो ऑर्डर होता है ना कि 6-7 कंट्रीज के साथ तो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर टच हो रहा है। अब वहां पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो पूछ लिया जाएगा आपसे। तो एग्जामिनर जो है वो कैसे भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। ठीक है भाई, इसके बाद आज हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 की। आप बोलोगे मैम हम तो इंडियन पॉलिटिक्स वाली एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहां से आ गई? क्योंकि एक्सटर्नल रिलेशंस पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए लिंक करना चीजों को बहुत जरूरी है, कनेक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या सिचुएशन बनी, क्या सर्कमस्टांसेस थे, बाकी कंट्रीज का क्या स्टैंड था और उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन पे क्या हुआ, है ना, ये हमको पढ़ना है। तो उसके लिए एक बार देख लेते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो क्या है। जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51 जो है वो इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस के बारे में क्या बोलता है, इस पे भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, चलिए, तो जैसे कि जब मैंने आपको क्या इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में चीजें पढ़ाई थी तो मैंने इंडियन मैप इंक्लूड किया था, आज मैंने वर्ल्ड मैप इंक्लूड किया हुआ है। देखिए, तो वर्ल्ड मैप है एंड मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं डराऊंगी कि आपको ये सब कुछ याद होना चाहिए है। स्टार्ट फ्रॉम दी स्क्रैच भाई। ये नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये आपका साउथ अमेरिका, ठीक है भाई, यहां पे आपका यूरोप, आपका एशिया, ठीक है भाई, एंड अफ्रीका, एंड दिस इज ऑस्ट्रेलिया। सो कम से कम क्या करना है, कॉन्टिनेंट्स के नाम और कॉन्टिनेंट की लोकेशन आपको याद होनी चाहिए है। प्लस आपको क्या याद होना चाहिए है, ओशियंस, आर्कटिक ओशियंस, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, ठीक है भाई, एंड यहाँ पे इंडियन ओशन। तो बच्चों ये ही सारी चीजों से काफी हद तक आप चीजों को क्या कर लेते हो, रिलेट कर लेते हो। तो डोंट वरी, ये मैप मैं आपको बार बार दिखाती रहूंगी सो दैट ये चीजें आपके ब्रेन में क्या हो जाए, फीड हो जाए। ठीक भाई, चलिए ना, अब इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं कि भाई इंटरनेशनली क्या चल रहा था, ठीक है, उसका इम्पैक्ट हमारे घर में एज इन इंडिया पे क्या आया, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो भाई देखिए, जो एनसीईआरटी है हमारी वो क्या है, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, मतलब आफ्टर 1947 किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, तो हमने ऑलरेडी चैलेंजेस और किस तरीके से हमने डेमोक्रेसी स्टैब्लिश की, सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ी। तो इंडिया वॉज बोर्न इन अ वेरी ट्राइंग और चैलेंजिंग इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। जब इंडिया वॉज बोर्न एज इन, जब फ्रीडम मिला, आजादी मिली आफ्टर पार्टीशन, जो सिचुएशंस थी, जो सर्कमस्टांसेस थे वो कैसे थे, वो बहुत चैलेंजिंग थे, है ना।
सो चैलेंजेस हमने ऑलरेडी क्या किए हैं, डिस्कस किए हुए हैं। भाई देखिए 1940s के टाइम पे ये आपका क्या वर्ल्ड वॉर हुआ था, है ना, तो उसमें भी क्या इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था या नहीं किया था, आई एम प्रीटी श्योर ये आपने अपने हिस्ट्री सेशंस में पढ़ा होगा। इसके बाद भाई कॉलोनियलिज्म जो है वो क्या हो गया था, कोलैप्स हो गया था। तो पेपर का पोटेंशियल क्वेश्चन सीयूईटी में वो आपसे पूछ सकते हैं दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉलोनियलिज्म, है ना, या इंपीरियलिज्म, पढ़ाऊंगी मैं आपको आगे सेशन में आज। और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, बहुत बार न्यूज वगैरह अगर आप लोग पढ़ते हो देखते हो तो बात करते हैं ना कि भारत की विदेश नीति, भारत की फॉरेन पॉलिसी जो है उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है। मतलब हमें कैसे रिलेशंस एस्टैब्लिश करने हैं, क्या हमारा स्टैंड है इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल रिलेशंस, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन रिलेशंस, ठीक है भाई, तो वो चीज हमको देखनी है। और पार्टीशन क्रिएटेड इट्स ओन प्रेशर्स, मतलब क्या, मैंने आपको बताया दैट 1947 में पार्टीशन हो गया था भाई। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान दो भागों में देश जो है विभाजित आपका हो गया था। तो उसके बाद क्या चैलेंजेस आए, क्या प्रेशर बना, मैंने बताया था आपको कि वो रेफ्यूजी टाइप सिचुएशन हो गई थी, है ना, मेजॉरिटी माइनॉरिटी वाला इशू हो गया था। तो ये सारी चीजें हम लोग प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये तो पूरा बैकग्राउंड था भाई, ये सिनेरियो चल रहा था, ठीक है। अब जैसे कि इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं भाई, किसी भी इंडिविजुअल की, आप मतलब फैमिली में कोई भी इंडिविजुअल होता है उसके बिहेवियर को क्या करते हैं, गाइड करते हैं उसी तरीके से। मतलब देखो कैसे, मैं आपको बता दूं, आज मान लो मैं स्कूल गई, मतलब मैं स्कूल जाती हूँ, मेरे दोस्त हैं, ठीक है, तो मेरे दोस्तों से भी मेरा झगड़ा हो गया, और घर पे सुबह सुबह मम्मी से भी किसी बात पे मैंने डांट खा ली, तो उस दिन मेरा पूरे दिन ना मूड खराब ही रहेगा, चिड़चिड़ करूंगी मैं पूरे टाइम, कि दोस्तों से भी झगड़ा हो गया, घर पे भी झगड़ा हो गया। मतलब भाई मेरा इंटरनल एनवायरनमेंट भी थोड़ा सा वियर्ड हो गया, और मेरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी कैसे हो गया, दोनों नेगेटिव हो गया बिकॉज ऑफ दैट झगड़ा। तो उसका इम्पैक्ट मेरी पर्सनैलिटी पे आया कि कोई थर्ड पर्सन अपार्ट फ्रॉम माई फ्रेंड्स अब जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उसका क्या दिक्कत हुई भाई, उसका इम्पैक्ट जो है वो किस पे आया, वो मेरे बिहेवियर पे आया। बिहेवियर पे कैसे आया कि इंटरनल एनवायरनमेंट भी नेगेटिव हो गया, मतलब घर में भी झगड़ा हो गया, और एक्सटर्नल भी क्या हो गया आपका, नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो मैंने दिन भर चिड़चिड़ किया, कोई थर्ड पर्सन आके मुझसे बात करेगा ना तो भी मैं चिड़चिड़ करूंगी, ऐसा हो गया, ठीक है भाई। तो सिमिलरली एक कंट्री के इंटरनल सिचुएशन, मतलब अंदर पॉलिटिक्स जो है वो किस तरीके की चल रही है वो, और उसी कंट्री का बाकी कंट्रीज के साथ, अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ किस तरीके का रिलेशन है, कैसी इक्वेशंस हैं, ये डिसाइड करता है कि कंट्री जो है उसका बिहेवियर कैसा रहेगा। बिहेवियर से मेरा मतलब है उसकी फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, कि कैसे वो डील करेगा या करेगी, राइट। चलिए भाई, तो यहां पे अब देखो डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, डेवलपिंग मतलब जो वो गरीब थोड़े से देश थे जिन पे काफी ज्यादा अंग्रेजों ने रूल किया, उनको हम डेवलपिंग, जिनको अभी डेवलप होने की जरूरत है, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मतलब रेलवेज नहीं है, रोडवेज नहीं है, एयरवेज नहीं है, ये सारी चीजें नहीं है, ये सारी चीजों की जरूरत जिन देशों को है उनको हम क्या बोलते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज बोलते हैं। तो भाई यहाँ पे क्या बोला गया कि जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज थे, कि भाई जो, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम अफ्रीका की बात करें, तो कि देखो आप लोग इंस्टाग्राम वगैरह बाकी सारी जगह आप लोग सुपर एक्टिव रहते होंगे, तो अफ्रीका के जनरली आप लोग वीडियोस देखते हो, पानी के ऊपर वॉर हो रहा है, खाने के ऊपर वॉर हो रहा है, कितनी कितनी मतलब सिचुएशन जो है वहां कुछ कुछ जगहों पे प्रिकैरियस सी है ना। तो इसी तरीके की जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, मतलब जो बहुत गरीब देश है, पिछड़े हुए देश हैं, तो उनके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं थे कि वो इंटरनेशनल सिस्टम में यूएस, कनाडा, बाकी डेवलप्ड नेशंस के जैसे अपने आप को क्या कर पाए, मैनेज कर पाए, है ना। तो उनके पास क्या थे भाई, उनके पास ये सारे के सारी चीजें थी ही नहीं, तो उनकी फॉरेन पॉलिसी उस हिसाब से बनेगी, राइट, गेटिंग माय पॉइंट। चलो भाई बढ़िया। अब यहां पे मैंने आपको क्या बोला था, कॉलोनियलिज्म का कोलैप्स हो गया था, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट की हम बात कर रहे थे। तो कॉलोनियलिज्म होता क्या है, काफी हद तक ये इमेज आप देखोगे, मैं बाहर हो जाती हूँ फोकस से, है ना, ये इमेज देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो भाई, तो कॉलोनियलिज्म जो है क्रूड सेंस में हम समझें, कंट्रोल बाय वन पावर ओवर अ डिपेंडेंट एरिया और पीपल। हम बोलते हैं ना कॉलोनियल रूल, हमारे ऊपर किसने, यूके ने, या इंग्लैंड बोल लो या ब्रिटेन बोल लो, उन्होंने क्या किया, हमारे ऊपर रूल किया, तो उसको क्या बोला जाता है बच्चों, उसको कॉलोनियल रूल बोला जाता है। हमारी टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया, हमारे लोगों को एक तरीके से उन्होंने क्या किया, हमारे ऊपर, हमको एडमिनिस्टर किया, राइट, ठीक है भाई। तो ये कब होता है मैम, कब बोला जाएगा कि कॉलोनियल रूल है,
ठीक है। सो इट अकर्स व्हेन वन नेशन subjugates another, conquering its population and exploiting it, often while forcing its own language and cultural values upon its people। मतलब कि क्या, एक नेशन, कोई भी एक देश, ब्रिटेन या इंग्लैंड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है भाई, उन्होंने क्या किया, हमारे नेशन को क्या कर लिया भाई, कंट्रोल किया, हमारी पॉपुलेशन को उन्होंने क्या किया, कंट्रोल किया, है ना, और हमें एक्सप्लॉइट किया। एक्सप्लॉइट एज इन ड्रेन ऑफ वेल्थ, सारा का सारा पैसा हमारा ले गए भाई, हमारे लिए कोई डेवलपमेंट नहीं किया, लूट लिया लिटरल सेंस में, है ना। तो हमें क्या किया, एक्सप्लॉइट किया, इसलिए उसको कॉलोनियल रूल बोला जाता है, ठीक है भाई। और उन्होंने क्या किया, अपनी लैंग्वेज हमारे ऊपर इंपोज की, इंग्लिश इंट्रोड्यूस की, है ना, अपना कल्चर हमारे ऊपर इंपोज किया, और उसी वजह से क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था इंडियंस के साथ, है ना। तो ये सारी चीजें हिस्ट्री में हमने पढ़ी हैं, तो इसी को क्या बोला जाता है, कॉलोनियलिज्म बोला जाता है, ठीक है भाई। चलिए नाउ अब फटाफट से एक बार आपको बता देती हूँ वर्ल्ड वॉर के बारे में, ऑल्दो हम इसको पढ़ेंगे। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है भाई, ग्लोबल वॉर था, ग्लोबल एज एन इंटरनेशनल लेवल पे था, सारे के सारे देश, दो मतलब ज्यादातर देश जो है वो दो ग्रुप्स में बट गए थे, जिनको कि क्या, एक्सिस और एलाइज बोला जाता है, ठीक है भाई। तो पता होना चाहिए है कि इन ग्रुप्स का हिस्सा कौन कौन से देश थे, ठीक है। अब तो यहाँ पे जो वर्ल्ड वॉर 2 था या जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था आपका, वो ग्लोबल लेवल का वॉर था, जो कि 1939 से लेकर 1945 तक आपका क्या रहा, उस टाइम तक भिड़ंत हुई बाकी सारी कंट्रीज के बीच में, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे बेसिकली क्या, मैंने आपको बताया ना कि ज्यादातर जो कंट्रीज थी, कि कौन सी, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज थी जो ऑलरेडी डेवलप्ड थी, वो क्या थी, इन्वॉल्व थी, किसमें, वॉर में, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या है, एक इन्वॉल्व दी वास्ट मेजॉरिटी ऑफ दी वर्ल्ड कंट्रीज, मतलब जो ग्रेट पावर्स, हम पढ़ेंगे आपकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी, ठीक है। तो जो बड़े बड़े देश थे ना, वो क्या हुआ, वो दो फिरकों में बट गए, ठीक है। उन्होंने बड़े बड़े दो ग्रुप्स बना लिए, आपके ग्रुप्स एज एन मिलिट्री अलायंस, कि भाई एक ग्रुप के लोग जो है वो दूसरे ग्रुप के लोग से क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे, वॉर करेंगे, ठीक है। सो द एलीज एंड द एक्सिस। यहाँ पे आपसे पता है, देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, एक तो क्वेश्चन बन जाएगा कैसे, फैक्चुअल क्वेश्चन बन जाएगा कि जो वर्ल्ड वॉर 2 जो है उसका टाइमलाइन इज फ्रॉम 1939 टू 1945, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, एलीज में कौन कौन सी कंट्रीज थी और एक्सिस में कौन कौन सी कंट्रीज थी। सो एक्सिस में जर्मनी, इटली और जापान, एंड एलीज में आपकी यूके, यूएस, सोवियत यूनियन और चाइना। दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। यहां से क्वेश्चन जो है वो आने की प्रोबेबिलिटी कह लो, पॉसिबिलिटी कह लो, बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्लियर, अरे क्लियर एज इन कि थोड़ा सा इसको याद कर लो, याद एज इन अभी के लिए ब्रेन में फीड कर लो, डिटेल में पढ़ेंगे आपकी जब दूसरी वाली एनसीईआरटी जो है हम उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। अब एक टर्म मैंने यूज की थी, क्या, फॉरेन पॉलिसी। तो मैंने आपको ऐसे बोलते ना कि मतलब रफ लैंग्वेज में तो बता दिया कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। अब थोड़ा सा पॉलिश लैंग्वेज की बात करते हैं। सो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय फॉरेन पॉलिसी भाई, सो एक स्टेट की, यहाँ पे स्टेट से मेरा मतलब क्या है, कंट्री। सो स्टेट्स फॉरेन पॉलिसी और एक्सटर्नल पॉलिसी क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसकी एक्टिविटीज, की हमारी एक्टिविटीज कैसी रहेंगी, हमारा गोल, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं इन रिलेशन टू इंटरैक्शन विद द अदर कंट्रीज। जब हम इंटरैक्ट कर रहे हैं किसी और देश के साथ, तो किस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स हमारे रहने वाले हैं, ठीक है भाई, राइट। तो अब मैम मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठेगा कि ठीक है, इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इंडिया चाइना की बात कर रहे हैं, है ना। इंडिया और पाकिस्तान में कैसा रहता है, हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है, ठीक है। और आजकल इंडिया चाइना के भी रिलेशंस आप देख लीजिए तो उतने ज्यादा अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठेगा कि क्या मैम हम वन ऑन वन बात करेंगे क्या, कि सिर्फ इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया यूएस, इंडिया जापान, नहीं। देखो अब जहां पे एक कंट्री और दूसरी कंट्री की बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया का रिलेशन मैं सिर्फ जापान के कॉन्टेक्स्ट में ही डिस्कस करूं, या सिर्फ यूएस के कॉन्टेक्स्ट में ही डिस्कस करूं, या सिर्फ कनाडा के कॉन्टेक्स्ट में ही डिस्कस करूं,